हेलो दोस्तों, जी एडवांस के लिए हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें एक चैप्टर जो डिस्कस कर रहे थे वो था रेडियो एक्टिविटी। उसमें जो है सो पिछला वीडियो में हमने डिफाइन किया और जो रेडियो एक्टिविटी का बेसिक इक्वेशन है, लॉज है, फिर जो रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा वगैरह, ये सारा पर हम लोग डिस्कस करके अब इस वीडियो में अच्छा, पिछला वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम किस तरह का सवाल हो सकता है तो उसमें हमने दो तरह का मैंने सवाल के डिस्कस किया था। एक तो ये था कि कोई अनस्टेबल एक न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, दूसरा था उसमें कि अनस्टेबल न्यूक्लियस का प्रोडक्शन भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है। तो उस केस में हम लोग कैसे बात करते हैं। अब है क्या कि इसमें जो है सो हमारा तीसरा जो टाइप है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में हम लोग बात कर रहे थे। अगर बात करेंगे इसमें तो देखो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम बोल रहे थे, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसमें दो सवाल हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके थे, दो टाइप का। इसमें तीसरा में हम अगर टाइप की बात करते हैं, इसमें लिखेंगे कि when the successive disintegration takes place। माने कहने का मतलब ये कि अगर सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन होता है तब फिर हम लोग कैसे बात करते हैं, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन क्या है और इसको हम लोग कैसे बात करते हैं। तो जरा सा देखो कि पहला मान लो कि ये अनस्टेबल है, ये डिसइंटीग्रेट होकर दूसरा हो गया बी, और संयोग से ये मान लो लैम्डा 1 है इसका, ये भी अनस्टेबल हो, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल हो गया। नॉर्मली होता ही है कि ये स्टेबल हो जाता तो बात खत्म हो जाती, ये स्टेबल नहीं हुआ, ये अनस्टेबल है। इसका ने ये फिर फर्दर डिसइंटीग्रेट होकर के सी बना दिया और अब ये स्टेबल, अब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये अनस्टेबल होता तो फिर ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाता। तो ये मान लो डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है और ये ऐसे इसका नाम है पेरेंट, इसका नाम है डॉटर DAU, GHTI डॉटर, और ये है ग्रैंड डॉटर, अभी और होता तो ग्रैंड डॉटर होता, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अब इसी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि मतलब अगर मान लो कि ये जो है सो अनस्टेबल है, ये डिसइंटीग्रेट होकर बी हो गया, बी अनस्टेबल है तो सी हो गया। अब बी के लिए अगर बात करेंगे तो वो सी तो स्टेबल है, तो फाइनली जो आगे ठीक है, ए का जो टूटने का रेट है वो बी का बनने का रेट है। ठीक है, लेकिन बी का जो टूटने का रेट है वो सी का बनने का रेट है। बट इसमें जो बी में है तो बी में दो चीज है, एक तो इधर से आ भी रहा है और ये जा भी रहा है, मतलब टूट भी आ भी रहा है, मतलब ये कि फॉर्मेशन भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। मतलब ये जो है सो बी के लिए हम लिखते हैं फॉर्मेशन और इधर से हो गया डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट्स। ठीक है, माने ये इस तरह से हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं कि क्या मामला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मान लो ये है, ये लैम्डा 1 था, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। ठीक है, ये लैम्डा। अब इसका जो है सो कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन एट t बराबर 0 शुरू में, तो मान लो सिर्फ A0 था,
ये तो प्रोडक्शन हुआ नहीं था जीरो, ये भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो ये 0 0 हो गया। अगर कंसंट्रेशन हम लिखते हैं, कंसंट्रेशन एट टी, मतलब किसी मोमेंट में, तो मानते हैं इसको n1, इसको n2 और इसको n3, ऐसे लिख सकते हैं किसी भी मोमेंट में ये तीनों का जो है। तो हमको जो है सो कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन क्या चाहिए? किसी मोमेंट में ये टूटना शुरू होगा, अगर ये बनना शुरू हो गया, ये फिर टूट रहा है, तो n1 n2 n3 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, हम लिखते हैं नाउ वी हैव लिखेंगे, ये हो जाएगा फॉर ए, ठीक है। तो dn1/dt माइनस बराबर हो जाएगा λ1 into n1। This implies कि dn1/dt बराबर माइनस λ1 गुने बीटा। एक मिनट, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा dn1/n1 और ये इस तरह से 0 n t, ये n0 है, ये n1 है। दिस इंप्लाइज कि हम यहाँ से लिख देंगे n1 बराबर इससे n0 e पे पावर माइनस λ1 into। तो ये A का कंसंट्रेशन किसी भी मोमेंट में मिलेगा, ठीक है। चाहे तो हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे लिख दिए हैं कि कंसंट्रेशन एट t, कोई भी टाइम t में, ठीक है। अब लिखते हैं फॉर B, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर B जो न्यूक्लियस है उसके लिए अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे dn2/dt बराबर इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो n1 n2 n1 λ1 n1 माइनस λ2 n2। तो वो यहाँ प्लस लिख रहे हैं तो हम इस तरह से प्लस भी लिखेंगे, चाहो तो इसको माइनस लिखोगे तो फिर उसी हिसाब से हम माइनस भी इसको लिख सकते हैं λ2 n2, ठीक है। इसको में अब हमको n2 चाहिए। अब मामला यह है कि यहाँ पे n1 भी वेरिएबल है, n2 भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है। तो थोड़ा हम इसको रीअरेंज करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज कि dn2/dt और e पे पावर λ2 से गुणा कर देते हैं, बराबर हो जाएगा λ1 n1 e पे पावर λ2 into t माइनस e पे पावर λ2 n2 into e पे पावर λ2t into हो जाएगा λ2 into n। मैंने कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए, हम क्या किए कि मल्टीप्लाई कर दिए e पे पावर λ2 into t से। दिस implies d/dt of n2 e पे पावर λ2 into t प्लस λ2 n2 e पे पावर λ2 into t बराबर आ जाएगा λ1 n1 e पे पावर λ2 into। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, इसको हम उठा के उस साइड ले, ठीक है। क्यों ले गए हैं अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज कि d/dt ऑफ n2 e पे पावर λ2 ये आएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो देखो एक बार क्या करेंगे कि ये dn/dt है यहाँ पे, एक बार e पे पावर को बाहर कर देंगे तो dn/dt आ जाएगा, और इधर से क्या करेंगे कि एक बार n2 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। n2 को बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा e पे पावर और λ2 से गुना हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया दिस कम्स टू λ1 n0 e पे पावर माइनस λ1 into t into e पे पावर λ2 into t। इसका मतलब दिस अगेन इंप्लाइज कि λ1 n0 e पे पावर λ2 माइनस λ1 into t। ये हो गया, मान लो इक्वेशन 1 नाम देते हैं या ए दे देते हैं, 1 ही दे दो भाई, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम इक्वेशन 1 का इंटीग्रेट करते हैं या हम ऐसे कह लें कि ये d इधर आने दें, इधर dt इधर ले आए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन
on integration of equation 1 on integration of equation 1। तो ये हो जाएगा। इधर जब देखो एक बार फिर से हम लोग बात लिख दें, d/dt ऑफ n2 e के पावर लैम्डा 2 into t ऐसा था, बराबर यही था शायद, चेक कर लो। हाँ ठीक है, बराबर था इधर लैम्डा 1 n नॉट e पे पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 into t। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि n2 e पे पावर लैम्डा 2 into t बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा लैम्डा 1 n नॉट बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और e पे पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t प्लस c। ये c जहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब हम अगर इसको लिखना चाहें कुछ इस तरह से, ठीक है, n2 दिस इंप्लाइज, लिखेंगे यहाँ से n2 बराबर हो जाएगा, इधर का ले आएंगे। हाँ पहले तो c का वैल्यू इवैल्यूएट करो, लिखते हैं फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c when t बराबर 0 n2 बराबर 0, n2 तो था ही नहीं, इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि ये हो जाएगा 0 बराबर लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e पे पावर माइनस e पे पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 into 0 प्लस c। इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज कि c बराबर जो आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 n नॉट बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लिखेंगे सो फाइनली एक बार देख लो क्या आया था ये क्वेश्चन, n2 e पे पावर लैम्डा n2 e पे पावर लैम्डा 2 into t बराबर लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e पे पावर लैम्डा 2 into लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 into t माइनस लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। हमको लगता है ये है c का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, देखो c कितना है माइनस लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 2 इतना आ जाएगा। सो n2 बराबर अगर लिखते हैं यहाँ से तो जरा गौर से देखो कि लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, e के पावर माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 into t by e पे पावर लैम्डा 2 into t माइनस 1 by e पे पावर लैम्डा 2 into ये कॉमन अगर ले लिए तो इधर बाहर, इसका मतलब आ जाएगा लैम्डा 1 n नॉट by लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1
और ई पे पावर देखो ये माइनस चला जाएगा तो आ जाएगा ई पे पावर माइनस लैम्डा 1 into t माइनस ई पे पावर माइनस लैम्डा 2 into ये आ जाएगा। इसका मतलब ये n2 है। n2 क्या है? B का कंसंट्रेशन है या B का न्यूक्लियस का जो है सो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग n2 निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करना चाहते हैं एक्टिविटी यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी के लिए अगर बात करते हैं, हाँ तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे ठीक ना कि n2 बराबर ये लैम्डा 1 B का कंसंट्रेशन यहाँ से निकल गया। अगर हम C के लिए बात करेंगे तो लिखते हैं फॉर C और न्यूक्लियस C या C एलिमेंट फॉर एलिमेंट C, जो भी लिखना चाहो। अब क्या है कि जैसे हम एक बार फिर से इसको बनाते हैं, A ये B ये जो है सो C था, ये इसे टूटा, ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2 ये लैम्डा 2। ठीक है, ये t बराबर 0 ये था n0 0 0 t ये n1 ये n2 ये n3। अब एक चीज गौर से देखो कि अगर हम लोग इसके लिए लिखना चाहें तो n3 क्या है, इसका जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली इसका डिसइंटीग्रेशन है। हम लिखेंगे द डिसइंटीग्रेशन ऑफ B, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ B बराबर प्रोडक्शन ऑफ C। ठीक है, तो हम यहाँ से डिसइंटीग्रेशन ऑफ B क्या था, लैम्डा dN2/dt। ठीक है, बराबर यही तो रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा था, ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ C। ना अगर हम बात करेंगे n2 बराबर तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 n0 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, कुछ ऐसा था, e पे पावर माइनस लैम्डा 1 t माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा 2 t। इसका मतलब हो गया dN/dt। सो dN2/dt, ठीक ना। अगर ये लिखना चाहें तो रेट ऑफ प्रोडक्शन था ये, तो ये हो जाएगा, तुम देखो लैम्डा 1 n0 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी, तो आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग मैंने कुछ बाहर इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अगर बाहर कर लें dN/dt यही चीज हो जाएगा, dN/dt लैम्डा 2n3। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग बात करें again dN3/dt बराबर लैम्डा 2n, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब n3 लिखेंगे तो dN3 बराबर हो जाएगा लैम्डा 2n2dt। दिस इंप्लाइज अगर लिखते हैं तो लैम्डा 2 का मतलब हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 n2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e पे पर माइनस लैम्डा 1 t माइनस e पे पर माइनस लैम्डा 2 t। ठीक है, और इनटू dt हम लोग बात करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, लिखते हैं ऑन इंटीग्रेशन
तो dn3 बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस लैम्डा 1 t dt माइनस इंटीग्रेशन e पे माइनस लैम्डा 2 dt। ये हो जाए 0 0 जब टाइम 0 है तो ये 0 है, ये n3 है, टाइम t है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया फाइनल। अगर हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, इसको अगर हम दूसरा लिखेंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑन इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेट कर दे हम इसको तो इंटीग्रेशन के लिए अगर बात करेंगे और ऑन इंटीग्रेशन इधर से आ जाएगा n3, ये था lambda 1 lambda 2 n naught by lambda 2 minus lambda 1, और ये जो होगा सो e पे पावर माइनस लैम्डा 1 into t बाय माइनस लैम्डा 1, और लिमिट रखेंगे 0 से लेके t तक, माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा 2 into t बाय माइनस लैम्डा 2, 0 से रखेंगे t, ये लिमिट रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब साफ हो गया कि ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो एक चीज गौर से देखो कि माइनस 1 बाय लैम्डा 1 बाहर कर, ये आ जाएगा e पे पावर माइनस लैम्डा 1 into t माइनस 1 e पे पावर 0 माइनस ये प्लस 1 बाय लैम्डा 2 e पे पावर माइनस लैम्डा 2 into t माइनस 1, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसका मतलब हम अगर इसको रीअरेंज कर दें तो रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, ये आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 n नॉट बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ये आ जाएगा कितना, लैम्डा 2 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा 1 into t माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 e पे पावर माइनस लैम्डा 2 into t माइनस 1, ये ऐसे मैंने कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, थोड़ा लंबा चौड़ा आ जाएगा। मतलब ये यहाँ से लैम्डा 1 गया, हम अगर लिखना चाहें तो दिस कम्स टू n3 बराबर ये आ जाएगा n नॉट बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब इंटीग्रेशन आप चेक कर सकते हो खुद भी, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका लैम्डा 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हम अगर गुना भाग कर दें कितना आ जाएगा, एक बार लिखते हैं पहले पूरा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 e पे पावर माइनस लैम्डा 1 into t, यही था लैम्डा 1 into t माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 e पे पावर माइनस लैम्डा 2 into t माइनस 1, इसे आ गया भाई लैम्डा 1 लैम्डा 2। अच्छा एलसीएम, ठीक है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ से हम लिखेंगे n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, ये आ जाएगा लैम्डा 1 e
e के पावर माइनस लैम्डा 2t माइनस लैम्डा 2 e के पावर माइनस लैम्डा 1 into t। ये तो पहले एक साथ आ गया, उसके बाद जो आ जाएगा उसमें ये आ गया प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2, उसी तरह से। ठीक है, अब जो आएगा इसमें, अगर इसको आप आगे ले जाओगे तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, ठीक ना, और फिर वो 1 हो जाएगा, तो ऐसे ही रहने दो। तो हम लोग लिखेंगे सो फाइनली क्या है, सो फाइनली आगे लिख करना पड़ेगा। So finally the concentration of A, B and C, concentration of atoms of A, B, C and C, concentration of atoms nucleus A, B and C। अगर C बात करेंगे तो देखो जैसा कि ये at any instant t, at any instant t लिखेंगे तो n1 बराबर आ गया था n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा 1 into ये a का हो गया, n2 आ गया था लैम्डा 2 n नॉट बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e के पावर माइनस लैम्डा 1 t। या एक बार चेक करना भाई क्या था, कहाँ गया 3 लैम्डा 1 लैम्डा, ठीक है। ये था लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 माइनस e के पावर माइनस लैम्डा, और n3 जो हो जाएगा n नॉट बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये हो जाएगा लैम्डा 2 e के पावर, देख लो भाई लैम्डा 1, याद आपको भी नहीं रखना है, लैम्डा 1 e के पावर माइनस लैम्डा 2 into t माइनस लैम्डा 2 e के पावर माइनस लैम्डा 1 into t प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ना ये याद नहीं रखने की जरूरत है, ठीक ना, एक बार देख लेते हैं फिर से लैम्डा 1, हाँ कुछ इस तरह से। इसका मतलब सिंपल है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ A, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ B, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ C। अब मामला इसमें क्या है कि ऐसा हो सकता है भाई कि dN/dt जो था, ठीक ना, dN/dt वो जो है सो माने जितना जिस रेट से D बन रहा है उसी रेट से टूट रहा है। इसका जैसे मैंने वो जो हम ये वाला बात किए थे, मतलब हम अगर बात करना चाहें एक बार फिर से, तो जैसे देखो कि ये जो है इसमें जो है सो जिस रेट से, जैसे मान लो ये इस तरह से था और यहाँ से जो है सो पानी आ रहा था, ठीक है ना, कुछ इस तरह से इधर से पानी गिर रहा था, ये जिस रेट से पानी यहाँ से आ रहा था Q, इसी रेट से इधर से A को भी जा रहा था, ठीक है। मतलब इसका मतलब कि अगर हाइट कांस्टेंट हो जाए, जिस H कांस्टेंट हो जाए और H कांस्टेंट, तो स्वाभाविक है कि dH/dt हो जाएगा 0।
इसका मतलब हो जाएगा कि Q बराबर जो हो जाएगा सो A रूट A इंटू V मतलब A इंटू रूट अंडर 2GH। कुछ इस तरह से हम बात करेंगे। ये अलग से एक हम एग्जांपल सेट करके बता दिए कि कुछ ऐसा माने जैसे मान लो कि अगर इसमें जितना पानी आ रहा है उतना ही निकल जा रहा है तो स्वाभाविक है इसका कोई हाइट नहीं होगा, हाइट कांस्टेंट होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे कि for the radioactive equilibrium इसमें क्या होगा, अब बी के लिए हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब dN2/dt बराबर हो जाएगा 0 बिकॉज N2 जो होगा सो ये कांस्टेंट, क्योंकि जितना बन रहा है माने अंदर से टूट के आ रहा है उतना ही ये बन रहा है, टूट रहा है, इधर से जितना फॉर्मेशन है उतना ही इसका डिसइंटीग्रेशन है। तो ये हो गया दिस इंप्लाइज किया आया था λ1n1 बराबर हो जाएगा λ2n2। ठीक है, ये कहलाता है ये इक्विलिब्रियम। इट इज नोन एज द सेकुलर इक्विलिब्रियम। सेकुलर वर्ड खूब जान रहे होंगे इक्विलिब्रियम ना, इसको हम लोग सेकुलर इक्विलिब्रियम। सिंपल सा सिचुएशन ये है कि अगर हम लोग बात करना चाहें इसमें कि बी का इक्विलिब्रियम चूंकि बी में आ सकता है इसलिए कि बी का फॉर्मेशन भी हो रहा है और बी का डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सी फिर फर्दर अगर डिसइंटीग्रेट होता है λ3 से तो कुछ और बात हो जाती। तो इसमें एक तरह का तो सवाल ये है। उसके बाद जो हम लोग अगला सवाल अगर बात करना चाहते हैं अगला टाइप का, ठीक ना, तो इसमें अगर हम बात करेंगे अगला टाइप का तो जरा देखो गौर से, ठीक है। तो हम लिखते हैं ये हो जाएगा तीसरा चौथा यूज। अगर मान लो अभी क्या था कि तीसरा यूज में क्या था कि सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन था। अगर स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो हम लिखते हैं कि when the spontaneous disintegration takes place, अगर मान लो कि डिसइंटीग्रेशन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो जाए, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि मतलब जो A है, जैसे सपोज करो कि A है, ये B में ही टूट रहा है, C में भी टूट रहा है, B में टूट रहा है और ये C में टूट रहा है। मान लो ये λ1 से हो रहा है, ये λ2 से हो रहा है। हम अगर इसके लिए बात करेंगे, हो सकता है कि इसमें ये अल्फा निकल रहा है और ये बीटा निकल रहा है, ऐसा भी हो सकता है तीसरा है वो गामा भी निकल रहा हो। तो अगर स्पॉन्टेनियसली सिमुल्टेनियसली, ठीक ना, अगर हम लोग बात करना चाहें, स्पॉन्टेनियस से ज्यादा बेहतर वर्ड है सिमुल्टेनियसली बोल। सिमुल्टेनियसली तीनों का तीनों निकल रहा है, when the simultaneously disintegration takes place, मतलब ये है कि ये अल्फा भी निकल रहा है, बीटा भी और गामा भी निकल सकता है। मान लो इधर से सी डी हम लोग बात करने के लिए गामा भी निकल रहा है, ये λ3 से निकल रहा है। अगर इसके लिए हम लोग बात करते हैं तो हम लोग किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि हम लिखते हैं इसमें कि प्रोबेबिलिटी, जैसे एक चीज देखो हम लिखते हैं we have from the equation of radioactivity, from the
इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी dn by dt जो था dn by dt बराबर माइनस लैम्डा इंटू n। इसका मतलब अगर हम लिखेंगे dn by n माइनस लैम्डा इंटू dt, ठीक है। ये जो है सो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of disintegration, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि now the probability of disintegration और disintegration यहाँ लिख देते of B, ठीक है। ये हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू dt, lambda 1 into dt. Similarly, of C lambda 2 into dt and of B lambda 3 into dt. Now the effective probability लिखेंगे या नो द इफेक्टिव हमारे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मेन एटम, ठीक है ना। इफेक्टिव probability लिखते हैं लैम्डा इफेक्टिव इंटू dt बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू dt प्लस लैम्डा 2 इंटू dt प्लस लैम्डा 3 इंटू dt। ये dt सब कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम बात करेंगे सो फाइनली हम लिखेंगे लैम्डा इफेक्टिव, मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि इस केस में जो हम अगर लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन अगर ज्यादा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस अगेन इंप्लाइज 0.693 by t effective 0.693 by t1 0.693 by t2 0.693 by t3 प्लस ऐसा। This again implies कि 1 by t effective बराबर 1 by t1 plus 1 by t2 plus 1 by t3 and plus कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर लिखना हम चाहें तो दो के लिए लिखने का होगा तो सिर्फ लिख सकते हैं इस तरह से। t effective जो हो जाएगा for two simultaneous or two simultaneous disintegration अगर लिखेंगे यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा इफेक्टिव बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा t 1 by t effective 1 by t1 plus 1 by t2। इसका t effective लिखते हैं हाफ लाइफ, ये हो जाएगा t1 t2 by t1 plus t2। ये याद रख सकते हो कब होगा
जब सिमुल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हुआ, सिमुल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि एक ही साथ, चूंकि देखो अल्फा बीटा गामा कौन क्या कब निकलेगा ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा कठिन है। हम अगर एक ही साथ मान लो अल्फा भी निकल रहा है, बीटा भी निकल रहा है, गामा भी निकल रहा है, तो अगर इस तरह के लिए हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से बात करते हैं। अगला जो इसमें टाइप है, पांचवा टाइप जो हो जाएगा इसमें, ये क्या है कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड to the radioactive equilibrium. जैसे मान लो कि इसमें हम लोग अगर बात कर रहे थे तो जैसे ए था, इससे ये बी बना लैम्डा 1, ये बी से सी बना, ये सी से डी बना, इसी तरह से बढ़ते चला गया। लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा 2, ये लैम्डा 3, ये हो जाएगा जैसे n1, ये हो जाएगा n2, ये n3 एंड सो। ठीक है, हम लिखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम और रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम, पहले हम डिराइव कर चुके हैं। फॉर रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियोएक्टिव equilibrium of several atoms, elements जो लिखने का मन है, एलिमेंट्स, ये हो जाएगा दिस इज लैम्डा n1 बराबर लैम्डा 2 n2 बराबर लैम्डा 3 n3 बराबर 100। ये रेट माने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये चीज हो गया। ठीक है, स्वाभाविक है कि अनस्टेबल अनस्टेबल इस सब बीच में सारा का सारा अनस्टेबल होगा। और छठा जो क्वेश्चन का स्टाइल होगा इसमें, सिक्स्थ, प्रॉब्लम्स ऑफ production of isotopes, अगर एक साथ मान लो कि आइसोटोप का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, ठीक ना, जैसे हम सपोज करो कि हम मान लो ए बोलते हैं, ये इधर हो जाएगा बी सी डी। अच्छा, आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप क्या है भाई? Isotopes क्या है? Same mass number, same atomic number, different mass। आइसोटोप हो गया। अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे, इसमें जो हम लोग एक्टिविटी जो होगा नेट, ये एक्टिविटी सभी का सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है n1, ये लैम्डा 1, ये है n2, ये लैम्डा 2, ये है लैम्डा 3, ये है n3। ठीक है, तो इस केस में हम लिखते हैं since the isotopes are produced, so the effective activity is given as इफेक्टिव लिखेंगे। इसमें एक चीज तो क्लियर है, लैम्डा इफेक्टिव
इंटू एन बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 n1 प्लस लैम्डा 2 n2 प्लस लैम्डा 3 n3 एन एन बराबर जो हो जाएगा सो n1 प्लस n2 प्लस n3 at any moment at any time t. So हम लैम्डा इफेक्टिव इस केस में लिखेंगे अगर ऐसा होगा तो लैम्डा 1 n1 प्लस लैम्डा 2 n2 प्लस लैम्डा 3 n3 बाय हो जाएगा दिस इज n1 प्लस n2 प्लस n3। इस केस में हम ऐसे लिखते हैं। तो एक सवाल मान लो इस तरह से, मैंने कहने का मतलब ये हम इसको मैंने सम अप कर दें तो हमारा ये 6 तरह का सवाल प्रॉब्लम्स का टाइप। पहला तो टाइप ये था कि कोई एलिमेंट अगर डायरेक्ट मान लीजिए निकल रहा हो, माने एक ही एलिमेंट है वही डिसइंटीग्रेट हो रहा है। दूसरा था कि एक एलिमेंट जो है उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, तब हम कैसे बात करेंगे, ये पहला वीडियो में हम लोग बताते थे। तीसरा अब यहाँ पे क्या था दूसरा वीडियो में कि अगर मान लो ए बी सी है तो अगर बी जो है माने सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन है, मतलब ए अगर डिसइंटीग्रेट होकर बी बना दिया तो बी स्टेबल नहीं है, फिर बी डिसइंटीग्रेट होकर सी बनाएगा, इसका मतलब ये कि सी जाके स्टेबल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सी स्टेबल नहीं हो डी बना दे, नो प्रॉब्लम। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो सिंपल है कि हम लोग ए का बी का सी का तीनों का n1 n2 n3 किसी भी मोमेंट में जो कंसंट्रेशन है, जो न्यूक्लियस का कंसंट्रेशन, एटम्स का कंसंट्रेशन, जिसका भी निकालो वो कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट किए थे। थोड़ा सा लंबा चौड़ा उस पर कैलकुलेशन था बट वो कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है। उसके बाद जो था बात था कि जो सिमुलटेनियसली डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, सिमुलटेनियसली अगर डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वाभाविक है उसमें हम लोग इफेक्टिव लिख लिए, प्रोबेबिलिटी लिख दिए थे, इसलिए कि मान लो अल्फा का निकलने का है कि बीटा का निकलने का है कि गामा का निकलने का है, तो हम सब का प्रोबेबिलिटी निकाल करके इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी में नेट निकाल दिए थे। वहां से हमारा लैम्डा गुने टी जो था वो प्रोबेबिलिटी था, तो लैम्डा गुने टी जो होगा सो डी एन बाई एन होगा, चेंज इन एन और बाई एन जो होगा प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगा, ठीक है। तो उससे हम लोग लैम्डा निकाल लिए थे। एक था कि अगर मान लो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या है कि कोई भी ए बी सी डी कोई भी अगर रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में है, जिसको सेकुलर इक्विलिब्रियम बोल रहे थे, तो अगर उस तरह का इक्विलिब्रियम में है तो जैसे बी है तो प्रोडक्शन ऑफ बी और डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी बराबर होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम है। जितना वैल्यू है वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और लास्ट टाइप का जो बनेगा सवाल, इसमें आइसोटोप का अगर प्रोडक्शन हो जाए, प्रॉब्लम्स ऑफ आइसोटोप, प्रॉब्लम्स का तो भाई प्रॉब्लम्स ऑफ आइसोटोप अगर हम लोग बात करेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 n1 n2 n3 से कंसंट्रेशन है, जब अलग आइसोटोप पी है सी है डी है, आइसोटोप जो है सो ए बी सी है, या ए बी अगर लिखे हो इसको, मान लो इसको सी लिखे हो तो इसको पी कर, मतलब कोई मदर एलिमेंट हो गया या पेरेंट होगा पी। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो हम इसमें लैम्डा इफेक्ट, माने ये इतना तरह का सवाल रहता है। अब एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है सो माने अगला वीडियो में ये रेडियो एक्टिविटी हम लोग यूज क्या करते हैं, मैथमेटिकल यूज, वो थ्योरेटिकल यूज नहीं, थ्योरेटिकल यूज तो आप पढ़ लोगे किताब से, मैथमेटिक जैसे एज ऑफ अर्थ एस्टिमेट करने के लिए, जैसे मान लो कि अगर आपका एज एस्टिमेट करना हो तो आप कैसे करोगे, या अर्थ का एज एस्टिमेट करना हो, अर्थ में आइसोटोप का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम ये सब डिस्कस अगला वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा हिंट ये दे रहे हैं कि जैसे सपोज करो कि एज का अर्थ, या अभी आजकल देखे होंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है, कहीं पर भी मान लो मूर्ति मिल गई, तो मूर्ति मिल गई, ठीक ना, तो ऑब्वियस है कि अब कितना 1000 साल पुराना है कैसे एस्टिमेट करता है, कोई देखने तो आया नहीं। तब क्या करते हैं कि कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि कार्बन जो कंपाउंड एलिमेंट है ये सब जगह है, तो कोई मान लो कि हम लोग उसमें कार्बन, जैसे सपोज करो कि आपका ब्लड है, ठीक, आपका एज कैसे एस्टिमेट होगा, तो आपका ब्लड है, तो जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय ब्लड का में जो एक्टिविटी होता है कार्बन C14 का, उसमें C14 भी होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है।
ये अर्थ के क्रस्ट में जो C14 है, तो उस समय जो शुरू में जो रहा होगा एक्टिविटी उसका, और मान लो कि अभी जो एक्टिविटी, अभी ब्लड का सैंपल निकाल के एक्टिविटी पता कर लेगा, तो वो एक्टिविटी शुरू का अभी घट के कितना होगा, तो उससे हमारा एज एस्टिमेशन हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसका हम अगला वीडियो में ये करेंगे, ठीक है ना, कि हम इस पर यूजेज करके हर सब पर सवाल कर देंगे कि सवाल आपका अगर ऐसे तो मैक्सिमम ज्यादा चांस है कि एडवांस पूछेगा ही, लेकिन अगर पहली में पूछेगा तो ये सवाल बनेगा, उस पर हम लोग डिस्कस अगला वीडियो करेंगे। थैंक यू।